हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतू पर। और दोस्तों, आज से आप सभी के बीच बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको गणित के 25 प्रश्नों का हल कराया जाएगा। और हाँ, जितने भी प्रश्न आपके सामने आएगा, सभी के सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके बीच लेकर आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट। चलिए देखिएगा, एकदम जो एग्जाम का लेवल है, बिहार एसएससी का जो लेवल है इंटरमीडिएट लेवल का, उसी लेवल में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। आइए देखिएगा, आपके नजर के सामने दिख रहा होगा पहला सवाल। देखिए सवाल कहता क्या है, सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हर सवाल का इलाज एकदम अच्छा तरह से करना है। देखिएगा, कह रहा है दी गई तालिका के बारे में बोल रहा है, 19 और 14 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दल के परिणाम दर्शाता है। इस तालिका में लोकसभा चुनाव के अलग अलग दल के रिजल्ट को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कह रहा है एजीपी पार्टी को 303 परिणाम में आया है और 2019 में, और 14 में 282। उसी तरह से यहां पे टोटल 6 पार्टी के परिणाम दिया हुआ है, 2019 का और 2014 का। अब कह रहा है 2019 में कांता दल, 19 में कांता दल का रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? कांता दल यहां पे 16 है। ठीक है, 19 में कांता दल, तो 19 में कितना है कांता दल आपका? 16। और 14 में कौन पार्टी, और 19 में कांता दल, 14 में कौन पार्टी और 2019 में शिव पार्टी के परिणाम का। 14 में एजीपी के परिणाम से अनुपात बताना है, एजीपी से रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए 19 में कांता दल, तो 2019 में कांता दल का कितना प्रेजेंटेटिव था? 16। उसके बाद कह रहा है 14 में कौन पार्टी, 14 में कौन पार्टी का परिणाम क्या है? 43। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और 2019 में शिव पार्टी का 2019 में क्या परफॉर्मेंस है? 18। तो कह रहा है 19 में कांता दल का रिजल्ट 16 है, 14 में कौन पार्टी का रिजल्ट 43 है, और 2019 में शिव पार्टी का रिजल्ट क्या है? 18 है। तो कह रहा है इन तीनों का 2014 में एजीपी के परिणाम से अनुपात बताना है। एजीपी 2014 में जाना है। 2014 में एजीपी को कितना मिला है? 284। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के साथ 2014 में एजीपी का रेशियो बताना है। तो यही हो गया आपका रेशियो, कैलकुलेट करिए। 43, अच्छा 49 और 10, 59 में 18 जोड़ना है, 59 8, 67 और 10, 77 अनुपात 284 आ रहा है। ठीक है, 77 284, 77 अनुपात, सॉरी यहां पे 282 ही है। क्या है? 282। तो 77 282 का ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए, समझ गए हैं तो आगे आते हैं अगला प्रश्न में। अगला सवाल का भी एकदम अच्छा तरह से सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मत का 65% मत प्राप्त हुआ। देखिए, जितना भी वैध मत है उसका 65% रवि को मिल गया। ठीक है, आगे कह रहा है यदि मतों की कुल संख्या 6000 था और 25% मत अवैध था,
तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितना वैध मत मिला यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, जितना भी वोट डाला गया है उसमें से 25% अवैध हो गया। तो देखिए, वोटर लिस्ट में इलेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कुल मतदाता होते हैं, कुल मतदाता टोटल। अब जितना भी टोटल मतदाता होते हैं उसमें से वोट डाला जाता है, मतदाता वोट डालेगा, ठीक है। जब मतदाता वोट डालेगा तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में होता क्या है, डाले गए वोट में से कुछ वोट वैध होता है और बाकी वोट अवैध हो जाता है। अवैध का मतलब समझिएगा, अगर आप ईवीएम मशीन पे वोट डाले होंगे तो उसमें जो है ना कैंडिडेट सबका वोट तो मिलता ही है, कैंडिडेट वाला बटन दाबेंगे, जो हमारा पसंदीदा कैंडिडेट है उसको हम वोट डाल देते हैं। लेकिन एक बटन होता है नोटा, क्या होता है, नोटा। नोटा बटन में क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दीज अबव। मतलब 10 कैंडिडेट में से अगर आपको किसी को भी वोट देने का मन नहीं है तो आप क्या करिएगा, किसी को भी वोट देने का मन नहीं है तो आप नोटा दबा दीजिएगा। तो नोटा वाला वोट जो होता है वो अवैध होता है। क्या होता है, अवैध। तो वैध वोट कौन होगा, नोटा अवैध। तो बाकी कैंडिडेट सबको जितना भी वोट मिला है सभी के सभी वोट को वैध कहा जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो नोटा वाला वोट जो होता है उसे इनवैलिड वोट कहा जाता है और जो कैंडिडेट को वोट मिलता है उसे वैलिड कहा जाता है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अब आ जाइए, अब समझिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर बोलेगा कि 20 वोट अवैध हो गया तो 100 वोट अगर डाला गया होगा उसमें से 20 अवैध है तो 80 वैध हो जाएगा। यही बात है। तो यही बात इस सवाल में बोला है। तो आइए सवाल देख लेते हैं। चलिए सवाल को अब बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, टोटल वोट डाला गया 100 के अनुपात में, जिसमें से अवैध है कितना, 25। 100 में 25% अवैध है, तब वैध कितना है, वैध वोट कितना है, 75 के अनुपात में, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे कह रहा है एक चुनाव में रवि को वैध वोट के 65%, वैध का 65% मिला रवि को। तो रवि को मिल गया वैध का 65%। तो दूसरा कैंडिडेट सुशील को क्या मिलेगा, सुशील को कितना वोट मिलेगा, देखिए समझिएगा। वैध वोट जितना भी है उसका 65% रवि को मिला, तब वैध का मतलब गुना, वैध में से 65 ले गया रवि, तो देखिए वैध में से 35% बचेगा सुशील के लिए, समझिएगा। जितना भी वोट वैध है वह अपने आप में 100%, वैध वोट अपने आप में 100%। 100 में से रवि को मिल गया 65, तो मिलेगा सुशील को कितना, 35 मिलेगा, ठीक है। तो वैध 75 है, 75 का 35% सुशील को मिलेगा। अब कह रहा है यदि कुल मत 6000 है, कुल कितना है, 6000। बात समझ गए होंगे। तो कुल मत है 6000, तो सुशील को कितना वोट मिला यह बताना है, ध्यान दीजिएगा। रियल में कुल मत 6000, अनुपात में कुल मत क्या है, 100 है। रियल में टोटल वोट 6000, अनुपात में टोटल 100, टोटल बराबर 1 बराबर 60। तो सुशील का वोट बताना है, मतलब 75 गुना 35 बटा 100 बराबर बताना है। 75 गुना 35% हटाएंगे बटा 100, कैलकुलेट करिएगा। यहां पे 25 तिहाई, 25 चौका, मतलब 1 बराबर 60। तो 3 गुना 35 बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर निकालना है तो 60 में इतना से गुना कर देंगे। आ जाइए आगे।
तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 तिहाई 45 गुना 35। ठीक है, चलिए 45 पचे 225 का 5 हासिल 22, 45 तिहाई 135, 135 में 20 जोड़ेंगे 55 दू 57। सुशील को मिलेगा वोट 1575, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में सीधा सीधा दिख रहा है। आगे आइए, अब बढ़ते हैं आगे अगला सवाल की दुनिया में। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है राजा जी अगला सवाल, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मालूम है आपको, क्या त्रिज्या मालूम है और आपको ऊंचाई मालूम है, तो बेलन तो जानते हैं ना कैसा होता है। बेलन के बारे में लड़का सबको अच्छा से जान लेना चाहिए, कहा कि शादी के बाद सवेरे सवेरे झाड़ू और रात में बेलन दोनों का काम करना पड़ता है। देखिए आगे देखिएगा, यहां पे यहां से यहां मिलाएंगे, यह आपका हो जाएगा त्रिज्या, जो आपको दिया है 4 और आपको ऊंचाई दिया है 5। ये त्रिज्या हो गया, क्या है? त्रिज्या। ऊंचाई क्या होगा? यहां से यहां आ जाइएगा, यह ऊंचाई है। ऊंचाई दे दिया है आपको 5, तो वह बताना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। लेकिन ब्रेक लगाइएगा, बोला है पाई का मान 3.14 रखना है, तो 2 गुना 3.14। त्रिज्या क्या है आपका? 4 है और ऊंचाई क्या है? 5 है। कैलकुलेट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 314 में 5 से पहले गुना कर लीजिए, 1570। क्या आया? 1570, और उसमें 4 गुना 8 से गुना कर देंगे, 1570 गुना 8। ठीक है, गुना करेंगे 0 7 8 56, 15 8 120, 120 5 125, इतना आया। लेकिन 0.2 अंक बाद 125.60, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सीधा फॉर्मूला था, इस सवाल में ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं था। आइए ले चलते हैं आपको अगले सवाल की दुनिया में। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ध्यान दीजिएगा, शांत जल में नाव का चाल 100 होता है, जो आपको दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि धारा का चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का चाल y होता है, जो आपको दे रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा, तो इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तथा तय करने के लिए धारा के दिशा में लगे समय से 4 घंटा अधिक लगता है। धारा के विपरीत दिशा में जितना दूरी तय करता है, उतना ही दूरी धारा के दिशा में भी तय कर रहा है। तो कह रहा, धारा के विपरीत दिशा में धारा के दिशा में लगने वाला समय से 4 घंटा ज्यादा समय लगता है। अब आपको बताना है, क्या बताना है? दूरी। क्या बताना है? दूरी। दूरी बराबर आप इस सवाल में डी मान लीजिए, डी किलोमीटर। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर धारा के विपरीत में ज्यादा समय लगेगा तो मान लीजिए धारा के विपरीत दिशा में डी किलोमीटर दूरी तय किया और धारा के दिशा में भी डी किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, समझिएगा। तो डी दूरी धारा के विपरीत जाएगा तो धारा के विपरीत चाल घट जाएगा, x माइनस वाई। तो 5 में से 2.5 घटेगा 2.5। धारा के दिशा में लेके जाइएगा तो चाल क्या हो जाएगा? जुटेगा। धारा के दिशा में चाल जुटेगा, 5 + 2.5 7.5। अब बताइए, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल समय।
विपरीत वाला में 4 घंटा ज्यादा लगेगा, तो यहां 4 घंटा ज्यादा समय आएगा इसके तुलना में। तो आप बताइए दोनों में अंतर कितना घंटा का? 4 घंटा का। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लिया जाए इसको। देखिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो एलसीएम 2.5 7.5 का 7.5 हो जाएगा, 3 बार में तो 3D माइनस D बराबर 4 घंटा। इसको आप क्या कह सकते हैं? 2D और 7.5 उधर जाएगा तो 4 गुना 7.5 30, तो 2D बराबर 30, कितना? 30। D बराबर आपका आ गया 15 किलोमीटर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। समझ गए होंगे। इस सवाल को ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न। सरल करना है इसको, क्या करना है? हल करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आप हल करिएगा इस सवाल को तो आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए, यह जो आपको दिख रहा है यह आपका क्या है? रेखा ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट को लाइन ब्रैकेट कहते हैं। यह आपका लाइन ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए, तो लाइन ब्रैकेट में क्या होता है? अंदर का साइन बदल जाता है, बाहर लाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा आपका, इसको केवल तोड़ रहा है, P माइनस P या माइनस माइनस प्लस, P माइनस P माइनस माइनस प्लस Q। अब इतना को सोल्व करिएगा, दोनों खत्म, केवल प्लस का क्यूब बच गया। क्या बचा? प्लस का क्यूब। अब क्या है? 3P है, 3P माइनस प्लस क्यू, तो प्लस माइनस फिर माइनस। बात समझ गए? आगे आ जाइए। फिर इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। देखिए, अगर यहां पे आपको दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा, 3 माइनस 2, तो इसको, और यहां पे मान लीजिए 4 है। कैलकुलेट करिएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, मतलब 4 में से 1 घटेगा 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहां 4 रहता, यहां 3, यहां 2, तो क्या आना चाहिए था? 3। अब देखिए, जो हम काम किए हैं यहां पे, उस काम को इस तरह से करने पर क्या आपका क्यूब मिलेगा? क्यूब मिलना चाहिए। देख लीजिए, आ जाइए, देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर यहां पे 4 माइनस 3 करेंगे तो 2, और 2 हो गया, और फिर माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। लेकिन काम क्या करना है? लाइन ब्रैकेट में अंदर से बाहर लाइएगा तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इधर माइनस है, 3P माइनस P प्लस क्यू पर लाइन ब्रैकेट, तो माइनस P और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका Q। बात समझ गए? अब देखिए, माइनस 3P या प्लस Q, 3P माइनस P माइनस Q माइनस 3P या माइनस माइनस प्लस Q, Q Q खत्म, 3P खत्म, माइनस P बच गया। तो यहां तक में, यहां से यहां तक में माइनस P बच गया, माइनस P बच गया, और इधर है 3P माइनस 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 प्लस 3P प्लस P, 3P प्लस क्या बच गया आपका? P। तो यह आपका हो गया, आपका 4P हो गया। ठीक है, हाँ, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न का सभी ऑप्शन जो है गलत आ गया है, तो आपका आंसर 4P हो जाएगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके लिए, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी करेगा तो 12 दिन में काम करेगा, जबकि ए अकेला उस काम को 18 दिन में करेगा। ए करेगा 12 दिन में, अब बी करेगा 18 दिन में, अकेले करेगा तो। आगे कह रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए और बी मिलेगा तो 12 दिन में, और कह रहा है ए अकेला करेगा तो 18 दिन में कर देगा।
बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? बी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? बी के बारे में। बी में आना है। ए और बी करेगा तो 12 दिन में, ए अकेले करता है तो 18 दिन में। बताना है बी के बारे में कि बी अकेला कार्य कितना दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपके नजर के सामने आ जाए तो आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क बराबर होता है डाटा का एलसीएम, 12 18 का एलसीएम 36। बात समझ गए? आ जाइए आगे। एलसीएम 36 है तो आप बताइए 12 दिन में जो 36 काम करेगा वह एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। और जो 18 दिन में 36 काम करेगा वह एक दिन में 2 काम करेगा। बात समझ गए? आगे आ जाइए। ए और बी एक दिन में कितना काम? तो 3 काम कर रहा है, जबकि ए कर रहा है एक दिन में 2 काम। तो बी का काम निकल जाएगा, बी करेगा एक दिन में 1 काम। ए बी के एक दिन के काम में से ए के एक दिन का काम घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। 3 में से 2 1। अब आप बताइए, टोटल 36 काम बी को अकेले करना है, एक दिन में करता है 1 काम, तो 36 काम करेगा। 36 बटा 1 36 दिन में। कितना दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा बी अकेले काम को। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है? ठीक है, तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 66 है। 50 स्टूडेंट का औसत क्या है? 66। कुल विद्यार्थी में से 40% लड़कियां हैं। ध्यान दीजिए, 50 विद्यार्थी का औसत 66 है और टोटल में 40% लड़की है, तो 50 का 40% लड़की है। टोटल 50, उसका 40% लड़की है। प्रतिशत हटेगा बटा 100। लड़की है 20 गो। टोटल 50 गो का औसत दे रहा है 66, उसमें से है 20 गो लड़की। चलिए आगे आ जाइए। और शेष लड़का है, 20 लड़की है तो शेष 30 बच रहा है जो लड़का है। आगे कह रहा है लड़का का औसत प्राप्तांक लड़की के तुलना में 20% कम है। लड़का का औसत लड़की से 20% कम है। लड़का जो है लड़की से 20% कम है। लड़की से 20 कम। तो देखिए, लड़का लड़की से 20 कम, लड़की का औसत 100 मान लेते हैं। ठीक है? लड़की का औसत जब 100 होगा तो लड़का का औसत लड़की से 20% कम है, तो लड़की 100% अपने आप में, लड़का उससे 20 कम, तो लड़का होगा लड़की का 80%। अब ध्यान दीजिएगा, लड़की का औसत बताना है। क्या बताना है? लड़की का औसत बताना है। समझिएगा, इधर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, औसत दिया है तो योग निकाल सकते हैं। योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या 66 गुना 50 3300। लड़का और लड़की के अंक का योग, लड़का और लड़की जितना भी अंक लाया है सभी अंक का योग कितना आ गया? 3300। इधर देखिए, 20 गो लड़की के अंक के योग में 30 गो लड़का के अंक के योग को जोड़ देंगे तो टोटल 50 विद्यार्थी के अंक का योग हो जाएगा। हो जाएगा ना? 20 लड़की के अंक का योग प्लस 30 लड़का के अंक का योग बराबर 50 विद्यार्थी के अंक का योग हो जाएगा। और इधर भी 50 गो के अंक का योग है तो 50-50 गो का योग बराबर हो जाएगा। आइए औसत से योग में चलते हैं। यहां प्रतिशत हटाइएगा बटा 100, 4/5। ठीक है? तो 20 गो का औसत x तो योग हो जाएगा 20x। अब प्लस 30 का योग तो 30 गुना x गुना 4/5, 5 से 6 बार में 6 चौक 24x,
तो 30 गो का योग हो जाएगा 24x। आप बताइए 20 गो का योग और 30 गो का योग, टोटल 50 गो का योग, इधर भी 50 गो का योग, इसीलिए आपस में बराबर। 20 और 24, 44x बराबर 3300। काटेंगे तो 11 चौका 11 से काटेंगे 300 बार में, 4 से काटिएगा 75 बार में, तो x बराबर 75 आया। x का मतलब लड़की है, 20 गो लड़की का औसत x मतलब लड़की का औसत 75 हो गया। पूछा क्या है? लड़की का है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। समझिएगा, सवाल में यहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो जब भी आपको मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा कि वक्र पृष्ठ निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा क्या करिएगा, कुछ भी पता नहीं रहे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो घन का आयतन हम लोग जानते हैं भुजा का क्यूब, और दिया है आयतन 27, तब भुजा क्यूब आयतन और उधर रियल में 27, दोनों आयतन है तो आपस में बराबर, भुजा बराबर 3। अब बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। a² का मतलब 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब समझिए, 6 गुना भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 × 6 = 54, 54 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। कोई ऑप्शन में होगा, कोई क्या? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, कह रहा है 11 + 1 + इस तरह से ब्रैकेट 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 है, तो मान बताना है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं 4 ब्रैकेट होता है, तो चारों ब्रैकेट में क्या क्या होता है? लाइन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट एक होता है। टोटल 4 ब्रैकेट। तो 4 में देखिए यहां पे करना क्या पड़ेगा, छोटी ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। 1 1 2 2 आ 3 5, मतलब यहां तक सोल्व किए 5 मिल गया। फिर 1 आ 1 2 2 आ 5, ये 2 ऐड हो जाएगा, 5 आ 2 7 हो गया। आगे आ जाइए, फिर 1 आ 1 2, 7 आ 2 9, 11 आ 9। लगता है फॉन्ट का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? फिर से देखते हैं, देखिए 1 1 2 आ 3 5, 5 हो गया, ये पूरा सोल्व किए 5 आ गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 5 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 5 7 हो गया। फिर उसके बाद 1 और 1 2 हो गया, तो 7 आ 2 क्या हो जाएगा आपका 9, 7 आ 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 आ 2 9। उधर जो है ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म नहीं था। चलिए हल्का क्वेश्चन था यह। आगे आ जाइए अगला प्रश्न 11 नंबर में। देखिए कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए सामान जितना में खरीद के लाया है उससे 45% ज्यादा दाम छाप दिया, तो सामान खरीदा होगा 100 में दुकान वाला, और सामान पर दाम छाप दिया 45 बढ़ा के 145, तो सामान का एमआरपी जो है 145 शो कर रहा होगा। अब कह रहा है वह अपने ग्राहक को 21% का छूट देता है। अब देखिए अब छूट तो दिया जाएगा एमआरपी पर, देखते हैं ना, जितना किसी भी सामान का दाम लिखा हुआ रहता है उसी पर छूट दिया जाता है, नया बात तो है नहीं। आगे आ जाइए, एमआरपी पर 21% का छूट देगा तो लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत। देखिए एमआरपी पर छोड़ देगा 21 तो बेचेगा एमआरपी के 79% तो आपको लेगा।
एमआरपी 100%, जिसमें से 21 छोड़ दिया तो आपसे लेगा एमआरपी का 79%। 100 में 21 छोड़ेंगे बचेगा 79। तो देखिए हम ग्राहक है तो हम गए खरीदने तो हमको क्या बोला कि 145 पर 21% का छूट देंगे, तो दुकान वाला हमसे कितना लेगा 145 गुना 79%। ठीक है ना। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, लाभ यहां से यहां तक आने में जितना ज्यादा में बिका होगा वह लाभ होगा। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए काटना नहीं है, देखिएगा गुना करिएगा तो 79 पचे 79 में गुना करिए 5 से तो 80 पचे 400, 400 से 5 कम 395 का 5 हासिल 39, फिर 79 चौका 9 चौक 36, 7 चौक 28। अब इसमें ऐड कर दीजिएगा हासिल 9 6 15, 1 3 4 1 5 3, 355 आ रहा है। 355 का 5 हासिल 35। आगे आ जाइए 79 एकम 79, 79 में 35 जोड़िएगा, ये आपका हो गया 114। क्या आ रहा है 114। अब आप बताइए बटा 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव, 100 के समान 114.55 में बिकेगा तो 14.55 का लाभ होगा। तो 100% रहता तो 14.55% का लाभ होता, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा निकटतम पूर्णांक 14.55, तो ये तो 14.5 से भी ज्यादा है, ऑप्शन बी लेगा। लगभग 15% का लाभ होगा। इधर 14% भी है, 14 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप 8 क्लास में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़े होंगे तो वहां पे बताया गया होगा 0.5 के बाद आगे वाला नंबर लेना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए तो यहाँ पे यह जो सवाल दिख रहा है यह तो एकदम आसान है, औसत बताना है। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, जनरल फार्मूला औसत का तो आप जानते ही होंगे। औसत का जनरल फार्मूला औसत बराबर सभी राशि का योग बटा राशि की संख्या। तो सभी को जोड़ के जितना राशि है उससे भाग दे देंगे। तो औसत बराबर सबको जोड़िए 1 2 3 3 6 5 11, 11 17 28 29 20 49, 49 8 57 20 77। ठीक है, आप बट्टा में आइए। बट्टा में कई आइटम का नंबर है 4 और 3 7, टोटल 7 नंबर है तो 7 से भाग, आपका जवाब आ जाएगा 11। तो सभी राशि का औसत हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़िए। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। यहां पे जनसंख्या वाला सवाल है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो देखिए जनसंख्या बढ़ेगा तो घटता भी है। क्यों घटता है? क्योंकि लोग मरते भी है। चलिए देखिए वही वाला प्रश्न है। कह रहा गांव का जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और मृत्यु दर 2.5%। देखिए 12.5 गो आदमी जन्म लेगा, 2.5 गो मर जाएगा उसी साल, तो सीधा सीधा वृद्धि कितना का? 10% का। सीधा सीधा 10% का वृद्धि हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। 3 साल बाद, 3 साल बाद अभी क्या है 9000 है, अभी 9000 जनसंख्या है और शुद्ध वृद्धि 12.5 बढ़ा, 2.5 मरा, तो शुद्ध वृद्धि कितना का? 10% का। ठीक है, तो 10% का होल वैल्यू लेंगे, 0 0 खत्म। क्या हुआ है? यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो जब वृद्धि होता है तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि 10 था 1 बढ़ा, 10 पर 1 बढ़ेगा तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि है तो जोड़ेंगे तब होल वैल्यू निकलेगा। अब आप बताइए आगे आपको जाना है, किधर जाना है? आगे। तो आगे अभी देखिए हम चल के बता रहे हैं।
आगे जाना है तो सीधा आगे की तरफ चल के जाएंगे, लेकिन अब यहां से मुझे पीछे जाना होगा तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, पलट के जाएंगे, जाएंगे ना हो। तो वही बात यहां है, बोला है 3 साल बाद का जनसंख्या, क्या बताना है, 3 साल बाद। बाद का मतलब आगे जाना है, ठीक है। आगे जाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, होल वैल्यू का सीधा गुना, और पीछे जाना रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। आ जाइए, आगे जाना है तो सीधा गुना, 3 साल आगे तो 3 बार गुना, 2 साल आगे तो 2 बार होल वैल्यू से गुना, 5 साल आगे तो 5 बार गुना। 3 जीरो खत्म हो गया, 11 गुना 11 गुना 11, 1331, 1331 गुना 9, 117 से आगे, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111,979। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से, तो समझिएगा 7 से काटना है, बड़ा बड़ा डिजिट है नहीं, डायरेक्ट भाग लगा के चलते हैं। 7 पचे 35, शेष बचा 2, 2 पर 3, 7 21, शेष 2 बचा, 2 पर 9, नहीं कटेगा। उसी तरह से यहाँ आइए, 7 पचे 35, शेष बचेगा 4, 4 पर 1 41, फिर 7 पचे 35, शेष 6 बचेगा, 6 पर 5 65, 7 के पहाड़ा में नहीं आता। आगे आइए, यहाँ देखिए 7 बचे 35, शेष बचा 1, 1 पर उतरेगा 6, 7 दूना 14, शेष बचा 2, फिर 1 ही आ जाएगा, 7 या 21। ऑप्शन नंबर सी जो है 7 से कट रहा है। ठीक है, चलिए आगे आइए अगला प्रश्न में 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 3 और 27 का मध्यानुपाती बताना है। क्या बताना है, 3 और 27 का मध्यानुपाती, एकदम कॉन्सेप्ट में आ जाइए। देखिए मध्यानुपाती बी होता है, अब बी बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, b बराबर अंडर रूट ए सी, जिसमें b को बोला जाता है मध्यानुपाती, a को बोला जाता है प्रथम अनुपाती या प्रथम समानुपाती, और c को बोला जाता है तृतीयानुपाती या तृतीया समानुपाती। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तब b है मध्यानुपाती। क्या है b? b आपका है मध्यानुपाती, बी मध्यानुपाती है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए। मध्यानुपाती बताना है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको पहला और तीसरा मालूम है, बीच वाला बताना है। पहला 3, तीसरा 27, तो बीच वाला निकल जाएगा 3 गुना 27 पर रूट 81 का वर्गमूल 9। कितना आएगा, 9 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे आइए अगला प्रश्न में, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस सवाल में कह रहा है 2a प्लस बी बराबर 10 है, और 2ab बराबर 9 है, और कह रहा है b से बड़ा है 20। b से बड़ा कौन है, 20 है, तो 2a माइनस बी बताना है। क्या बताना है, 2a माइनस बी बताना है। चलिए, तो कुछ ना कुछ तो यहां पे आपको करना पड़ेगा ही, एकदम आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 2a प्लस बी बराबर 10 दिया है, ठीक है, और 2ab बराबर आपको क्या दे दिया है, 9। बात समझ गए। और 2a माइनस बी बताना है। क्या बताना है, 2a माइनस बी, समझिएगा। a प्लस बी दिया है या a माइनस बी पूछ रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 गुना a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू 2a और b का वैल्यू b। बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए,
अब आपका सवाल बन गया 2a प्लस बी का वैल्यू 10 है। 2a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2a गुना बी। बात समझ गए? आगे आ जाइए। 2a प्लस बी का वैल्यू 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2ab का वैल्यू 9 है, इतना का वैल्यू 9 तो 4 नमा 36 हो जाएगा। 100 माइनस 36 64 आ गया। अब देखिए यहां से इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इतना बराबर 8, मतलब 2a माइनस बी बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए होंगे? चलिए आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न को। अब यह जो प्रश्न दिख रहा है यह घड़ी वाला सवाल है। घड़ी में अलार्म बजेगा, घंटी बजेगा घड़ी का, वही है। और एक दुकान में 3 घड़ी है जिनके अलार्म क्रमशः 15, 25 तथा 30 मिनट बाद बजता है। तीनों घड़ी का अलार्म अलग अलग समय अंतराल पे बज रहा है। तो कह रहा 9 बजे एक साथ बजा है, तो आगे जो है एक साथ कब बजेगा? समझिएगा, देखिए ध्यान में रखिएगा। यातायात के चौराहा पर बत्ती जलने वाला प्रश्न हो, या घंटी बजने वाला प्रश्न हो, या घड़ी के अलार्म बजने वाला प्रश्न हो, या फिर वृत्ताकार रास्ता पर चक्कर लगाने वाला प्रश्न हो, तो इन 4 प्रकार के प्रश्नों में हमेशा एलसीएम निकाला जाएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम। एलसीएम निकालिए तो 15, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 का मतलब 3 गुना 5 और 25 का मतलब 5 गुना 5, एगो 5 पहले से है तो एक और लिख देंगे। और 30 का मतलब 3 5 15, 15 गुना 30। तो यहां पे आपको क्या मिल गया? 150। तो कितना मिनट बाद घंटी बजेगा? 150 मिनट बाद तीनों एक साथ बज जाएगा। तो देखिए 150 मिनट का मतलब 2 घंटा में 120 मिनट और 30 मिनट बच गया, 2.5 घंटा में बजेगा। तो 9 बजे के बाद 2.5 घंटा आगे जाएंगे तो 11:30 बज जाएगा। तीनों घंटी एक साथ बजेगा 11:30 बजे। आगे आइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार ने 10 रुपया प्रति केजी के 10 केजी चावल में 15 रुपया प्रति केजी के भाव वाले दूसरे प्रकार की चावल की कुछ मात्रा मिला दिया। 10 रुपए किलो वाला में 15 रुपए किलो वाला मिला दिया, तो मिलाने पर मिश्रण को 14 रुपए केजी के भाव से बेचा, तो उसे 5% का लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, दूध सामान को मिला के बेचेंगे तो मिला दिए तो मिश्रण बनेगा और मिश्रण आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे सीपी है, यहां पे सीपी है, तो यहां भी सीपी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोला है? 14 रुपया में बेचिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको हो रहा है 5% का लाभ। लाभ तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा, लाभ नहीं होना चाहिए। 14 में बेचे तो रियल में विक्रय मूल्य 14, अनुपात में विक्रय मूल्य 105 हो जाएगा, क्योंकि 5 लाभ लेंगे तो 105 में सामान बिकेगा। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है, क्रय मूल्य 100 से गुना, 21 पचे या 20 पचे, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 20 दूना 40, 40/3 आ रहा है, 40/3। कैलकुलेट एकदम आसानी से होगा। देखिए कैसे, 3 से ऊपर गुना कीजिए, 3 दाएं 30, और क्रॉस घटाना है ऐसे ऐसे, 30 में से 40 घटेगा 10, आ जाइए इधर। 15 तिया 45, तो यहाँ पे आपको 45 से 40 घटेगा 5, तो 1:2 का रेशियो आ रहा है। और कह रहा है पहला आइटम क्या किलो था? 10, तो यह जो 1 है यह किसके बराबर है? 10 के बराबर है। 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20 केजी कह रहा है। दूसरा प्रकार वाला चावल की मात्रा तो 10 दूना 20 केजी, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न।
अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है शुद्ध दूध से भरा हुआ किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया गया तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया गया। 3 बार, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, मतलब प्रक्रिया 3 बार किया गया। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितना रह जाएगा, मतलब तीसरा प्रक्रिया के बाद दूध का मात्रा बताना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी डालने निकालने वाला प्रश्न देगा एलिगेशन में, मिक्सचर में, तो आपको समझना है प्रारंभ में दूध की मात्रा 100 होता है, जब दूध की मात्रा पता नहीं रहे तो 100 मान लेना। इस सवाल में कितना दूध था शुरू में या पता नहीं है तो 100 मान लिए, और जितना डाला या निकाला जाता है उसको ए कहेंगे। डाला निकाला गया मात्रा ए, तो 100 में से 20% निकालेगा या डालेगा, 100 का 20% 20, आगे आ जाइए। और यह काम जो है 3 बार करना है, 3 बार करेंगे तो n बराबर 3। तो लास्ट में दूध बताना है, तो अंत में दूध की मात्रा बराबर होता है x इंटू 1 माइनस a बटा x पर पावर n। ये लास्ट में दूध की मात्रा हो जाएगा। x है 100, 1 माइनस a का वैल्यू 20 बटा 100 पर पावर 3। काटिएगा 1 बटा 5, 5 में से 1 घटेगा 4, 4 बटा 5, तो 100 गुना 4 बटा 5 पर पावर 3। पावर 3 का मतलब 4 बटा 5 गुना में कितना बार, 3 बार। 25 से ही 4 बार में, तो ये हो जाएगा 51.2%। बात समझ गए। 256 बटा 5 आएगा, कैलकुलेट करिएगा 51.2% आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब अगला प्रश्न में 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यह है एज का प्रश्न, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। कह रहा है 2 भाई के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई के वर्तमान का मतलब कौन साल चल रहा है, 2023। तो 2023 का रेशियो 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो आप बताइए 5 साल पहले कौन सा साल था, 23 से 5 पहले 2018। 2018 में रेशियो था 1:3। तो कह रहा 5 साल बाद का रेशियो बताना है दोनों भाई का। तो अभी 23 है, 5 साल आगे 2028 में जाके बताना है। तो 2028 में दोनों भाई के आयु का अनुपात क्या होगा यह बताना है। आप बताइए 23 से 18 जाएंगे तो रियल में 5 साल का कमी आएगा, दोनों में आएगा ना। पहला भाई भी जो है, छोटा वाला या बड़ा वाला जो भी है, मतलब पहला जो है 5 साल छोटा रहा होगा, 5 साल पीछे जाएंगे तो, और दूसरा का उम्र भी 5 साल कम रहा होगा। मतलब सीधा सीधा यह है कि 23 से 18 आएंगे तो जितना का कमी पहला में होगा उतना ही का दूसरा में होगा। तो रियल में 5-5 साल का कमी हो रहा है, जबकि अनुपात में भी बराबर बराबर कमी होना चाहिए था। हो रहा है क्या, 1-3, 1 से 1 कमा नहीं, 2 से 3 बढ़ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, जब भी अंतर समान नहीं हो पाता है तो आपका काम क्या है, नीचे वाला रेशियो के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे गुना। तो यहाँ पे 1-3 में 2 का अंतर, 2 से ऊपर गुना, और 1-2 में 1 का अंतर है, तो नीचे 1 से गुना करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 से 1 आया, अनुपात में 1 का अंतर, यहां भी 4 से 3 1 का अंतर, 1 बराबर 5। तो आपको बताना है 2028 का। तो हम लोग 2023 में पहले पहुंच जाते हैं, उसके बाद 28 तो आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए 23 में पहला का एज 2 के अनुपात में, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, और दूसरा जो है दुगना है, 2 दूना 4 है,
2 10 है तो 4 20 हो जाएगा। मतलब समझिएगा, जिसका आयु अभी 10 साल है तो 28 में 2028 में 15 साल का होगा, और जो 2023 में 20 साल का है वह 2028 में 25 साल का हो जाएगा। अब यही रेशियो पूछ रहा था, काटेंगे तो 3 पचे 15 और 5 पचे 25। बात हो गया खत्म। आगे आ जाइए अब अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस सवाल को। कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 6 घंटा समय लगता है। आगे कह रहा है धारा के प्रतिकूल 36 और धारा के दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 6.5 घंटा समय लगता है। तो धारा का चाल बताना है। क्या बताना है? धारा का चाल। तो देखिए 24 गया धारा के विपरीत, तो समय लगेगा 24/x माइनस वाई। धारा के विपरीत समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। और धारा के दिशा में 36 जाएगा तो समय लग जाएगा दूरी बटा चाल, और धारा के दिशा में तो चाल जुट जाता है। इस तरह से इसे कितना घंटा लगा? 6 घंटा। अगला इक्वेशन अब कह रहा है धारा के विपरीत जाएगा 36 किलोमीटर, तो विपरीत में चाल x माइनस वाई, दूरी में चाल से भाग दिए समय। फिर कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा तो इतना समय लग जाएगा। इतना मतलब 6.5 घंटा। अब देखिए कह रहा है y का मान बताना है। धारा का चाल y होता है, y बराबर बताना है। समझिएगा, एकदम आसानी से समझना पड़ेगा। देखिए ये 4 बार में कट जाता और ये आपका कट जाता 2 बार में, तो 4 2 6 हो जाता। ठीक है, 2 बार में काटने के लिए यहां चाहिए 18, इसको 4 बार में काटने के लिए क्या चाहिए? 4 बार में काटने के लिए आपको चाहिए 6 चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन पर भी एक बार नजर डालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब यहां पे समझना तो पड़ेगा ही। चलिए गौर कीजिए, यहां पे अगर ये 2 बार में कटेगा तो x प्लस वाई 18 हो गया और x माइनस वाई 6 रखना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 18 6 24/2 12 हो जाएगा। तो इसका y का मान 6 होगा, तब ना 12 में से 6 जोड़ेंगे 18, 6 घटाएंगे इतना आएगा। तो यह तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, लेकिन देखिए फॉलो करेगा। ध्यान दीजिएगा, y का मान बताना है तो y का मान हम लोग उठा लेते हैं शुरू से, पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं, 1 ले लेते हैं। y का मान 1 लेंगे तो x का मान क्या लेना पड़ेगा? कुछ पता नहीं चल रहा है। x का मान कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? 2.5 यही सब दिया है। यहाँ इक्वेशन बना है तो इक्वेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन है तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन को। समझिएगा, अगर इसको ऑप्शन से आएंगे 1 रखिएगा इसको, तो इसको कितना रखना पड़ेगा? मान लीजिए इसको 2.5 बार में काटना है, मान लेते हैं 2.5 बार में काटना है तो 36/2.5 कट तो नहीं रहा है, इसीलिए इसको जो है कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करेंगे इसको। यहां पे एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर इधर 6। यह इसको काटेगा तो 24x प्लस 24y, फिर प्लस 36x, इसको ही काट देगा 36x माइनस 36y। आ जाइए आगे।
अब जो है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई यह हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो 6 गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पे आपको मिलेगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए अब यहां पे आ जाइएगा, तो 24 एक्स और 36 एक्स, 6 4 10, 2 3 5 1 6, 60 एक्स हो रहा है। कितना हो रहा है? 60 एक्स। फिर 24 में से 36 माइनस 12 वाई बराबर इतना। अब इधर कैलकुलेट करिएगा तो क्रॉस गुना 36 एक्स प्लस 36 वाई, जगह का थोड़ा कमी पड़ रहा है। उसके बाद देखिएगा प्लस 24 एक्स माइनस 24 वाई। अब देखिए ये दोनों गुना होके उधर चला जाएगा, तो 6.5 गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कैलकुलेट कीजिएगा तो दो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, 36 24 60 एक्स माइनस सीधा 12 वाई हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके साथ लेके आते हैं उसको, तो ये 60 एक्स हो जाएगा प्लस 12 वाई बराबर उधर से 6.5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए माइनस 12 प्लस 12 कटा तो 120 एक्स इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और इधर जोड़िएगा तो 6 एक्स स्क्वायर और 6.5 एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करिएगा तो यह आपको मिल जाएगा। इसको आप चाहते तो भाग भी लगा सकते थे, अगर दोनों का भाग लगाया जाता, दोनों का भाग लगाया जाएगा तो यह हो जाएगा आपका, इधर से इधर लिख रहे हैं 60 एक्स माइनस 12 वाई बराबर 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर बट्टा में ले रहे हैं 60 एक्स प्लस 12 वाई बराबर 6.5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों कट जाता। ठीक है, अब इतना बटा इतना बराबर इतना हो रहा है, क्रॉस गुना कर लीजिए। क्रॉस गुना करेंगे तो 60 गुना 6.5 और 60 गुना 12 गुना 6.5, इसी तरह से इधर कैलकुलेट करिएगा तो 60 गुना 6 360 एक्स, फिर 12 गुना 6 72 एक्स 72 वाई। इधर आइएगा तो यह आपका हो जाएगा 6.5 गुना 60, तो 6 6 36 और 3 39 390 एक्स प्लस माइनस 12 6 72 और 12 का आधा 6 12 6 18 वाई। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 90 वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 360 इधर आएगा तो 30 वाई। एक्स बराबर 3 वाई, एक्स बराबर क्या आ रहा है 3 वाई। वाई का तिगुना एक्स हो जाएगा, तो एक्स का मान किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए एक्स का मान डालेंगे, अब यहां पे कोई भी इक्वेशन में इसी में डाल देते हैं, इसी में डाल रहे हैं एक्स का मान। एक्स बराबर डालना है 3 वाई वहां से, तो 60 गुना एक्स, तो एक्स का मान 3 वाई प्लस में 12 वाई है, तो 12 वाई को 12 वाई रहने देते हैं बराबर 6.5 गुना एक्स का मान 3 वाई, तो 3 वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 60 180 वाई या 12 वाई 192 वाई बराबर 6.5 गुना 9 वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटा देंगे तो कै गो वाई बचेगा 8 वाई स्क्वायर। वाई से वाई खत्म तो एगो वाई इधर बच गया, पॉइंट हटाएंगे बटा 10, 13 पचे 65, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 13 चौका 52।
चलिए 4 से काटेंगे 23, तो y बराबर आ जाएगा 23/13। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला में। अगला प्रश्न में आइए, कह रहा 27,000 2,77,000 इतना रुपया के लाभ को 3-6-2 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों अब्दुल्ला, भानुदास और चकोर में बांटा जाना है। चकोर को कितना मिलेगा? ये तो आसान क्वेश्चन है। 277 200 सबको मिला के इतना बांटना है। अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल का मतलब सबको जोड़िए। अनुपात में 11 बताना है चकोर का हिस्सा। चकोर 3 नंबर वाला है तो चकोर का हिस्सा 2, तो 2 से गुना। टोटल का तुलना टोटल से, अनुपात वाला टोटल से, जिसके बारे में पूछागा उसके रेशियो से गुना। 11 से काटिएगा 2 बार में तो बचेगा 5 पर 7 57, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 2 पर 2 22। इतना आया। 25 दूना 50, 50,400 रुपया किसको मिलेगा? चकोर को मिलेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा त्रिभुज DEF में G और H क्रमशः D और DF पर स्थित बिंदु है। DEF त्रिभुज है, बनाते हैं पहले त्रिभुज। DEF है एक आपका त्रिभुज। कह रहा DE और DF पर स्थित बिंदु G और H है। DE पर G है और DF पर H है। GH आ गया। कह रहा GH EF के समांतर है। GH लाइन जो है पैरेलल है EF के। यदि G DE को, G बांट रहा है DE को 3:2 में, DE को बांटेगा 3:2 में, तो आपको बताना है। और HF बराबर 8 है तो DF बताना है। HF 8, HF H से F तक 8 है तो DF बताना है। देखिए ये 2 है तो 2 चौका 8, 3 है तो 3 चौका 12, क्या होगा? 12। तो DF बताना है तो यहां से यहां तक 12 और इसके नीचे 8, तो 12 8 क्या हो जाएगा? 20। ऑप्शन बी। ई क्या है? समरूप त्रिभुज के नियम से हुआ है। जितना का रेशियो इधर शो करेगा उसी रेशियो के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। यहाँ 2 है, यहाँ 8, मतलब इधर का 4 गुना इधर का भुजा दिख रहा है, तो यहाँ जो रेशियो है इसका 4 गुना इधर हो जाएगा। हो गया आंसर। आगे आइए अगला प्रश्न। यह एवरेज का क्वेश्चन है। कह रहा कंपनी का लगातार 11 साल का औसत राजस्व 69 लाख। 11 साल का औसत क्या लाख है? 69 लाख। आगे आइए पहला 6 साल का, वो 11 साल में से शुरू के 6 साल का औसत है 64 लाख और अंतिम 6 वर्षों का औसत, अंतिम 6, पहला 6 साल और अंतिम 6 साल का औसत दे रहा है 76 लाख। शुरू के 6 साल और लास्ट का 6 साल का औसत है 76। तो आपको बताना है छठा वर्ष का राजस्व। ध्यान दीजिएगा 11 साल ही दिया है, यहां जोड़िएगा तो 6 12 साल हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा पैटर्न बन जाएगा, जितना साल का चर्चा किया उससे ज्यादा आपको आ जा रहा है समय, तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा? 6 12, तो इधर के 12 गो के योग में से अगर आप 11 गो का योग घटा दीजिएगा तो बीच वाला निकल जाएगा। ठीक है, चलिए योग निकालिएगा तो 69 गुना 11 बराबर हो जाएगा 759। यह औसत अभी तक दिया है, औसत से योग में आ गए। फिर 64 गुना 6, 4 छक 24, 6 छक 36, 2 38, इधर 6 छक 36, 7 छक 42, 42 3 45। ये दोनों के योग में से इसको घटाना है। ध्यान दीजिए
6 4 10, 5 8 13, 1 14, 4 3 7, 1 8, 840 में से इतना घटाएंगे तो 41 और 40 81, 81 लाख रुपया बीच वाला ईयर का क्या है, बीच के साल का मतलब छठा वर्ष का राजस्व है। ऑप्शन डी में दिखा। आइए 25 नंबर में कह रहा है एक समचतुर्भुज में एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का है। तो पहले तो समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा, समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समचतुर्भुज में आ जाइए आंतरिक कोण, ये रहा आपका समचतुर्भुज, इसका आंतरिक कोण 60 डिग्री का है। एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, और उसके छोटे विकर्ण की लंबाई 8 है, 8 है, छोटा विकर्ण 8, और यहां पे मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री का है और यह विकर्ण 8 है। आप समझिएगा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, यहां तो 60 डिग्री है ही, और इधर से लीजिए यहां पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का, तो यहां का एंगल हो जाएगा इधर आधा 30, इधर 60, 30 60 90। अब आप बता दीजिए, आपको अगर यह भुजा पता चल जाए तो ये पूरा कांड खत्म हो जाएगा। इस भुजा को निकालिए, इस भुजा को निकालना एकदम जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इधर ही 4 है तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 के अनुपात में, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 के अनुपात में होगा ना, 90 के सामने वाला 2 के अनुपात में। यह ऐसा होता है तो आप क्या करिएगा, इसको कैलकुलेट करिए। 30 के सामने वाला 4 है तो 60 के सामने वाला √3 होगा, तो यह जो है आपका 4√3 हो जाएगा, यह भुजा 4√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4√3 तो यह भी 4√3 होगा, तो ये पूरा विकर्ण 8√3, पहला विकर्ण 8 और दूसरा विकर्ण 4 4 8√3। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, काटिएगा 4 4 8 32√3, 32√3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अब मिलेंगे हम आपसे फिर अगला सेट के साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।